Hello student, how are you? In previous lecture we start our fourth chapter distribution of ocean and continent. In this chapter we cover continent drift theory. Previous lecture में हमने continent drift theory के बारे में पढ़ा था. continent drift theory वैगनर महोदय ने 1912 में दी थी. ये जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट हैं. इन्होंने बताया था कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया और एक सुपर ओशियन था जिसका नाम था पेंतलासा, और 200 मिलियन ईयर एगो उसमें स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया और वो टू पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया. एक तो लोरेंसिया था, एक गोंडवाना लैंड था. और इसी के एविडेंस हैं जिनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था. इसमें फर्स्ट एविडेंस कौन सा था? जिग्सा फिट. जिग्सा फिट क्या होता है कि उसमें बताया गया था कि जो कोस्ट लाइन है ब्राजील की, साउथ अमेरिका की, यह है साउथ अमेरिका और यह है अफ्रीका. आप बार बार बोलते हो वर्ल्ड मैप नहीं आता, किया नहीं है हमने, समझ में नहीं आया. ये एविडेंस बिल्कुल, अगर आप वर्ल्ड मैप को देख के करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले तो वर्ल्ड मैप का पता होना चाहिए आपको. यह है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यहां पे है अंटार्कटिका. अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट. इतने कॉन्टिनेंट है और बाकी बच गए वो ओशियन है. यह है अटलांटिक ओशियन और यह है इंडियन ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन. यहां पे भी पैसिफिक, क्योंकि अर्थ गोल है, ये घूम के उस साइड में आ जाएगा. पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ये ओशियन में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट हमारा एविडेंस था जिग्सा फिट. जिग्सा फिट का क्या मीनिंग होता है? कोस्ट लाइन ऑफ द साउथ अमेरिका इज मैचिंग टू द कोस्ट लाइन ऑफ द अफ्रीका. ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है. हमें ऐसा लगता है कि जो साउथ अमेरिका है अफ्रीका के बिल्कुल इस कॉर्नर में फिट हो जाएगा. मैप बनाएंगे अगर कंप्यूटर से, ये थोड़ा गलत भी हो सकता है, मैप हाथ से बनाया गया है, अगर इसको बनाएंगे इस तरह से तो बिल्कुल इसके अंदर फिट हो जाएगा. सभी जगह ऐसे, ये इसके अंदर ऐसे बिल्कुल फिट आता है. ये ऑस्ट्रेलिया यहां पे फिट आएगा, ये जो आइसलैंड है ये भी यहां पे फिट आएंगे. इसलिए इसको फर्स्ट एविडेंस माना गया जिग्सा फिट. सेकंड था द रॉक्स आर सेम एज. सेम एज की रॉक्स थी जो यहां पे ब्राजील और अफ्रीका में सेम एज की रॉक मिली. इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में भी सेम एज की. यहां पे है मेडागास्कर, बार बार मेडागास्कर का नाम आता है, यहां पे है मेडागास्कर, यहां पे भी सेम एज की रॉक मिली. एक था टिलाइट, थर्ड पॉइंट था हमारा टिलाइट. ये क्या है? सेडिमेंट्री रॉक का डिपोजिशन है और ग्लेशियर के द्वारा बनता है, ग्लेशियर के डिपोजिशन से. तो ये कहां कहां पे मिलता है? गोंडवाना लैंड में, जो इंडिया है, ये इंडिया है, इंडिया के साउथ पार्ट में भी ये मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में भी, मेडागास्कर में भी, अफ्रीका में भी. मीन सभी जगह पे ग्लेशियर तो नहीं है. हमारे इंडिया के साउथ पार्ट में अब ग्लेशियर नहीं है, ना ही वहां पे डिपोजिशन हुआ है, लेकिन प्रीवियस काल में जो डिपोजिशन हुआ है इनके कारण हमें टिलाइट मिलते हैं, जिससे हमें ये एविडेंस मिलता है कि पास्ट पीरियड में ये बिल्कुल एक स्थान पर रहे होंगे. फोर्थ हमारा पॉइंट था प्लेसर डिपोजिट. प्लेसर डिपोजिट में क्या लिख रखा था कि जो गाना कहां पे है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है. यहां पे आता है घाना और ये है ब्राजील. ब्राजील और घाना में बिल्कुल जो गोल्ड माइन मिलती है वो एक जैसी है. यहां पे भी गोल्ड का डिपोजिशन है और यहां पे भी, ब्राजील में भी और घाना में. ब्राजील कहां पे है? अफ्रीका में. ब्राजील कहां पे है? साउथ अमेरिका में. घाना कहां पे है? अफ्रीका में. और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पास्ट पीरियड में ये एक स्थान पे होंगे. फिफ्थ हमारा पॉइंट था फॉसिल्स.
फॉसिल मतलब कई प्रकार के जीव जंतु, उनके जो हमें मिलते हैं, लक्षण मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं, वो इन स्थानों के सेम मिलते हैं, जैसे इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ब्राजील और अफ्रीका के, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के, बिल्कुल एक जैसे हमें फॉसिल्स मिलते हैं। एक तो मैसार्स नाम था उसका, मैसार्स जो एक रेप्टाइल होता है, जो रेंग कर चलने वाला जीव है। एक था लेमुरिया। लेमुरिया क्या है? लेमूर नाम का एक जीव, उसके अवशेष मिले हैं अफ्रीका में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, मेडागास्कर में। इन क्षेत्रों को लेमुरिया एरिया बोलते हैं। ये थे इसके एविडेंस, ये थी थ्योरी, और ये मैंने मैप से भी आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर करा दिया है। अगर अब भी कोई डाउट है तो मैं क्लास में बता सकता हूं, लेकिन इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर मैप से पढ़ के आप याद करोगे तो बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाएगा। और ये मैप आपको एक अपने लिए घर पे खुद लाना पड़ेगा। एक बार मैं बता देता हूं, ये है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, ये है पैसिफिक, ये है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, नॉर्थ, और ये है महाद्वीप। इन कॉन्टिनेंट के बारे में आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसी पे हमारी बेस्ट आगे की थ्योरी है। ओके, अब हम इससे आगे की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आर्थर होम की कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी बाय आर्थर होम्स। आर्थर होम्स, आर्थर होम्स ने यह थ्योरी 1930 में दी थी। इन्होंने अपने थ्योरी में बताया कि जो मेंटल पोर्शन होता है वो डिफरेंस में आता है ड्यू टू रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल के कारण जो मेंटल पोर्शन होता है उसमें चेंजेस होते हैं, और इन्हीं के कारण जो हमारे कॉन्टिनेंट थे उन पे स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। उन्होंने अपने थ्योरी को ज्यादा डिस्कस नहीं किया, ज्यादा बड़ा नहीं बताया, सिंपल वर्डों में रेडियो एक्टिव मटेरियल के कारण उनमें ये सब कुछ हुआ था। ये थ्योरी आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, बस इसके बारे में आपको इतना ही करना है। इसके बाद में जो पोस्ट पीरियड काल था, पोस्ट ड्रिफ्ट पीरियड, उसमें मैप के ऊपर जो कॉन्टिनेंट का, ओशियन का मैप था उसके ऊपर ज्यादा वर्किंग होने लगी। मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर, ओशियन फ्लोर की मैपिंग ज्यादा होने लगी। मीन जो ओशियन थे उनके अंदर क्या क्या रिलीफ फीचर होते हैं उनके बारे में ज्यादा खोजें होने लगी, इन्वेंशन होने लगी। इसमें सबसे पहले बताया गया कि जो ओशियन के रिलीफ फीचर है वो बहुत ज्यादा है, एक ये प्लेन की तरह नहीं है, इसमें कई सारे रिलीफ फीचर्स होते हैं। इनमें से कई रिलीफ फीचर बताए गए। फर्स्ट था कॉन्टिनेंट शेल्फ, इसमें कॉन्टिनेंट शेल्फ होते हैं, कॉन्टिनेंट मार्जिन होते हैं, डीप सी प्लेन होता है, ट्रेंचेस होते हैं, बहुत सारे रिलीफ फीचर होते हैं, मिड ओशियनिक रीज होती हैं। इन सभी के बारे में हमें पोस्ट ड्रिफ्ट पीरियड के बारे में पता चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसके ऊपर इन्वेंशन होने लगी, और इसके साथ ही हमें ओशियन की कई रिलीफ फीचर्स के बारे में पता चला जिसका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। उसमें से फर्स्ट था, इसका नाम है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशियन रिलीफ।
ये ओशियन रिलीफ फीचर्स के बारे में आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी आएगी उसमें इसका बहुत महत्व है, इसलिए आपको ये पहले हम बता रहे हैं। सबसे पहले आएंगे इसमें कॉन्टिनेंट मार्जिन। कॉन्टिनेंट मार्जिन, कॉन्टिनेंट मार्जिन क्या होते हैं? ये एक ट्रांजिशन जोन होता है, ट्रांजिशन जोन बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड मिड ओशियनिक रीज। मिड ओशियनिक रीज भी बोल सकते हैं या इसको प्लेन भी बोल सकते हैं, अब ऐसे प्लेन। और इसके अंदर कॉन्टिनेंट मार्जिन के अंदर क्या क्या आते हैं? कॉन्टिनेंट सेल्फ, कॉन्टिनेंट स्लोप, ट्रेंचेस कॉन्टिनेंट मार्जिन में आते हैं। ये इसके पार्ट हैं। ये मैंने एक प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में बताया भी था जब हम ओशियन के रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन एक बार फिर से इनको रिपीट कर देता हूं क्योंकि आपके इस चैप्टर में है। इसके बाद में आता है एबेसी प्लेन। एबेसी प्लेन, एबेसी प्लेन क्या होता है? जब कॉन्टिनेंट मार्जिन और मिड ओशियनिक रीज के बीच का जो एरिया होता है उसको एबेसी प्लेन बोलते हैं। कॉन्टिनेंट मार्जिन और मिड ओशियनिक रीज उसके बीच का जो एरिया होगा एबेसी प्लेन बोलते हैं उसको। इसकी डेप्थ 3000 मीटर से 6000 मीटर होती है और ये एक स्मूथ एरिया होता है ओशियन का। इसके बाद में आती है मिड ओशियनिक रीज। मिड ओशियनिक रीज क्या होती है? ये जैसे कि अटलांटिक ओशियन में 70,000 किलोमीटर लंबी एक लॉन्ग चेन है और वो लॉन्ग चेन ही मिड ओशियनिक रीज कहलाती है। वो लॉन्ग चेन क्यों बनी है वैसे प्लेन पे कि वहां पे वोल्केनो इरेप्ट हुए और उनके कारण जो मैग्मा है वो एक लंबी चेन के रूप में वहां पे आ गया। ये होगी मिड ओशियनिक रीज। इसके बारे में जस्ट ओवरव्यू बताना था, वो मैंने बता दिया। ये डायग्राम की सहायता से भी मैं आपको बता सकता हूं और ये काम आएगा हमारी नेक्स्ट थ्योरी में। देखिए जैसे कि ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट से ये ओशियन में गया, ओशियन से यहां पे आया और इसी के बीच में डीप सी ट्रेंचेज होंगी और यहीं पे एक मिड ओशियन की लंबी लाइन होगी। मतलब ये एक वर्टिकल में है, ये मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, लंबी कतार में होगी। ये होगा कॉन्टिनेंट सेल्फ, कॉन्टिनेंट सेल्फ। ये होगा कॉन्टिनेंट स्लोप, कॉन्टिनेंट स्लोप। इसका ग्रेडियंट एंगल 1 डिग्री से अधिक होता है, इसका 1 डिग्री से कम होता है। ये होगा डीप सी प्लेन जिसको एबेसी प्लेन बोलते हैं। ये होगी ट्रेंचेस और यहां पे होगी मिड ओशियनिक रीज। इतने इतने माउंटेन की एक लंबी लाइन होगी 70,000 किलोमीटर की, जो ओशियन में वोल्केनिक इरप्ट होने के कारण बनती है। सरफेस पे ये लावा आ जाता है। ये होगी मिड ओशियनिक रीज। और यहां पे वाटर होता है। ये ओशियन फ्लोर के बारे में हम बता रहे हैं। मिड ओशियनिक रीज सबसे पता होगा आपको, सबसे जो गहरी मिड ओशियनिक रीज है वो है मेरियाना ट्रेंच। एबेसी प्लेन, कॉन्टिनेंट सेल्फ, कॉन्टिनेंट स्लोप, मिड ओशियनिक रीज और ट्रेंचेस। ये था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिलीफ फीचर, ओशियन रिलीफ फीचर। इसके बाद में हम बात करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। आपकी बुक में दे रखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। वो थ्योरी किसने दी थी और उस थ्योरी में क्या है।
हमारी नेक्स्ट थ्योरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये ओशियन के कॉन्फ़िगरेशन पे ही आधारित है और इस थ्योरी को दिया था हैरी हेस ने। ये एक ज्योग्राफर हैं हैरी हेस, इनका पूरा नाम हैरी हेस है। आपकी बुक में सिर्फ हैस ही दे रखा होगा। 1961 में अपनी ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में उन्होंने बताया था, इनकी थ्योरी मोस्टली बेस्ड 5 पॉइंट पे इनकी थ्योरी बेस्ड है। उनमें से फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारा ओशियन है उसमें वोल्केनो और मिड ओशियनिक रिज एक कॉमन थिंग्स है कि वोल्केनो इरप्शन एंड मिड ओशियनिक रीज आर कॉमन in ocean and they put huge amount of lava in the surface of the earth। वोल्केनो इरप्शन और मिड ओशियनिक रीज कॉमन है ओशियन के सरफेस पे और ये ह्यूज अमाउंट का लावा सरफेस पे लाके छोड़ देते हैं वोल्केनो इरप्शन के कारण और इसी से मिड ओशियनिक रीज बनती है। इसका सेकंड पॉइंट आता है कि जो मिड ओशियनिक रीज है वो इक्वी डिस्टेंस पे सेम पीरियड की रॉक्स और सेम केमिकल रिएक्शन की रॉक बनती है इक्वी डिस्टेंस पे। वो कैसे बनेगी वो आपको मैं डायग्राम की सहायता से बता सकता हूं। फर्स्ट पॉइंट तो आपको माइंड में कंप्लीट हो गया होगा। अब सेकंड पॉइंट की बात करें, मैंने आपको अटलांटिक ओशियन बताया था, वो थोड़ा मैं मैप से ड्रा कर रहा हूं। बस आपको अज्यूम करना है ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, और ये है यूरोप। बस आपको अज्यूम करना है, अज्यूम। अटलांटिक ओशियन के बारे में बताया था, ये है अटलांटिक ओशियन। यहां पे एक मिड ओशियनिक रीज है जो कि 70,000 किलोमीटर की है। यहां पे जैसे कि ये बनती गई, ये एक लाइन है वोल्केनो इरप्शन की 70,000 की, और इसके दोनों ओर यहां पे भी वोल्केनो इरप्शन हुआ, यहां पे भी इस तरीके से बनती गई, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा वोल्केनो इरप्ट होते गए और ये क्या बन गई, एक लंबी चैन बन गई वोल्केनो इरप्शन के कारण मिड ओशियनिक रीज को। इसी को मिड ओशियनिक रीज बोलते हैं, ये ओशियन में होती है। इसके दोनों ओर जो रॉक्स होगी वो सेम तो पीरियड की बनी होगी और उसमें सेम केमिकल रिएक्शन, सेम केमिकल स्ट्रक्चर होगा और एक ही पीरियड की बनी होगी। अगर ये रॉक पुरानी हो गई तो ये इस साइड आ जाएगी, ये इस साइड आ जाएगी, ये इस साइड होती जाएगी दोनों ओर, और यहां पे नई रॉक बनेगी, यहां पे पुरानी रॉक आती जाएगी। जो इसके नजदीक होगी वो न्यू रॉक होगी और जो ओल्ड रॉक होगी वो पीछे की ओर खिसकती जाएगी। इस तरह एक पतली लेयर बनती जाएगी। सेकंड पॉइंट में आपकी यही लिख रखा है कि जो मिड ओशियनिक रीज है वो इक्वी डिस्टेंस पे जो होगी वो सेम पीरियड की बनी होगी और वहां पे सेम केमिकल स्ट्रक्चर का वे बने होंगे और उनकी एज भी सेम होगी। सेकंड पॉइंट में बस इतना ही है, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना, पढ़ो और उसको समझ लेना। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। मिड ओशियनिक रीज के बारे में पता चला और इसका थ्योरी में क्यों महत्व है सेकंड पॉइंट का, क्योंकि इसी के कारण सी फ्लोर स्प्रेड हुआ है, इसी के कारण आपस में इनकी दूरी बनी है। अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या बता रखा है, थर्ड पॉइंट में बता रखा है कि जो कॉन्टिनेंट के मार्जिन है, कॉन्टिनेंट की रॉक्स हैं
वो 3200 मिलियन ईयर पहले की है। कॉन्टिनेंट की रॉक्स और जो हमारे ओशियन की रॉक्स हैं वो 200 मिलियन ईयर ओल्ड है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कॉन्टिनेंट है वो तो बहुत पुराना है, लेकिन जो ओशियन है उनमें लगातार न्यू रॉक्स बनती जा रही हैं, जिसके कारण वहां पे स्प्रेड हुआ और कॉन्टिनेंट और ओशियन बने। हमारा फोर्थ पॉइंट है कि जो ओशियन है उसकी जो थिनर लेयर है ना वो 200 मिलियन ईयर से भी पुरानी हो सकती है। थिनर लेयर ये होगी ओशियन की, 200 मिलियन ईयर से भी पुरानी हो सकती है, मोर देन 200 मिलियन ईयर। लेकिन जो इसके ऊपर नई रॉक्स बनी है वो न्यू है। ये हमारे फोर्थ पॉइंट में बताया है। और फिफ्थ पॉइंट में क्या बताया है, जो अर्थक्वेक आते हैं डीप ट्रेंचेस पे, अर्थक्वेक आते हैं डीप ट्रेंचेस पे, वो और अधिक डीप प्रोपोर्शन में होते हैं। लेकिन जो मिड ओशियनिक रीज या कॉन्टिनेंट पे अर्थक्वेक आएंगे उनको जो केंद्र होगा वो अधिक ऊंचाई पे होगा, शैलो डेप्थ पे उनका केंद्र बिंदु होगा। ये तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट में कि अर्थक्वेक अगर ट्रेंचेस पे आएगा, अधिक गहरी खाइयों में आएगा तो वो अधिक उसका केंद्र बिंदु होगा, अधिक गहराई पे। और जो अगर अर्थक्वेक ऊपरी पोर्शन में आएगा तो उसका केंद्र बिंदु होगा, सेंटर पॉइंट, वो शैलो डेप्थ पे होगा। ये 5 पॉइंट है। इन्हीं के बेस पे हैरी हैस महोदय ने अपनी थ्योरी पेश की थी और इसी के आधार पे उन्होंने बताया कि हमारे कॉन्टिनेंट और ओशियन में इसी के कारण बनते हैं। मेन पॉइंट तो इन्हीं का फोकस यहीं पे था, मिड ओशियनिक रीज पे। इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट थ्योरी नेक्स्ट डे को करेंगे। आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है, वर्डों के जाल में ना फंसे, इसको जितना हो सके सिंपल तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।